होमवर्क किया या नहीं किया? बोलो। आज डिस्कशन करना है ना, आप लोगों ने पूरा होमवर्क कर लिया? बोलो, होमवर्क किया या नहीं किया? चलो बढ़िया, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी भी सॉल्व कर रहे हो ना साथ में? काइनेमेटिक्स खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में काइनेमेटिक्स नाम का चैप्टर है, ठीक है। उसमें दे रखा होगा मोशन इन 1D, मोशन इन प्लेन, ऐसे करके चैप्टर दे रखा होगा, ठीक है। तो मोशन इन प्लेन और मोशन इन 1D ये दोनों कर लेना, ठीक है। इन दोनों के एनसीईआरटी के सवाल आपको करने हैं, ठीक है। तो हम डिस्कशन कल के लिए छोड़ते हैं, कल डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का, जो कि कौन सा है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आज से एनएलएम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एनएलएम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ पिछले चैप्टर के, देखता हूँ आप लोग कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। तो एक सवाल है बढ़िया सा, मेरे को मिला था, कहाँ गया? हाँ, ये है। बताना, इज द रॉकेट इन फ्लाइट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल? इज द रॉकेट, जो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है क्या? इज द रॉकेट इन फ्लाइट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? यस और नो? यस और नो? है। है क्या होता है? क्यों है? ओके, आंसर आया मेरे पास एक और। अच्छा, नहीं है, क्यों नहीं है? अच्छा, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट आंसर है। अच्छा, ये पहले पढ़ लिया था? अच्छा, देखा, पहले पढ़ने का फायदा कितना अच्छा होता है। ये किसका है? वेरी शॉर्ट कंसेप्चुअल, एसएलआर होगा, एकदम परफेक्ट। ये उसी बुक के वेरी शॉर्ट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, एकदम परफेक्ट। मैंने उस दिन बोला था कि पढ़ के आना, इसमें बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, ठीक है। एकदम परफेक्ट आंसर है कि नहीं, जो रॉकेट होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन शो करना होता है। लेकिन रॉकेट के नीचे फ्यूल जल रही होती है, वो फ्यूल की वजह से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन की वजह से उस पर कोई इन्फ्लुएंस ज्यादा लगता नहीं है, लगता है लेकिन वो ऊपर किसी वजह से जाता है, फ्यूल की वजह से, ठीक है। उसका जो propulsion कारण होता है, इसलिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर नहीं आता है। बढ़िया, वेरी गुड। अब तो पूछने का मतलब ही नहीं है, जब सब पढ़ लिया है तो। एक नंबर भाई, गजब। ये मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग किताब नहीं है, बिल्कुल इसको सिर्फ ओरली पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ा, हाँ हाँ, ये हो गया। चलो एक और सवाल पूछ लेता हूँ। अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल विद द स्पीड ऑफ अंडर रूट 2 gh। ध्यान से सुनना और इसको ओरली सॉल्व करना है। एक स्टोन को मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया, जब भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बोले तो ऐसे करके, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वॉल ऑफ हाइट h, फ्रॉम द टॉप ऑफ वॉल ऑफ हाइट h, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, देखो। यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया ऐसे। इसका हाइट क्या कितना दे रखा है? h। कितना दे रखा है? h। स्पीड कितनी दे रखी है? अंडर रूट 2 gh। स्पीड कितनी है? अंडर रूट 2 gh, ओके। इट स्ट्राइक्स द लेवल ग्राउंड थ्रू द फुट ऑफ द वॉल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मीटर। मतलब ये कहाँ जाके गिरा? यहाँ पर x दूरी पे जाके गिरा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो आपको इस x की वैल्यू बतानी है। तो इस x की वैल्यू क्या होगी? देखो, यहाँ पर जो अपने पास हाइट है, ये क्या h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होगा कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो u क्या हो जाएगा? 0। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। यहाँ से टाइम क्या होता है? अंडर रूट 2 gh/h। ये तुमको पता ही है। डायरेक्ट अगर याद नहीं हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो टाइम का तुमको फॉर्मूला पता है, अंडर रूट 2 gh/h, 2h/g होता है। क्या होता है? अंडर रूट 2h/g, अंडर रूट 2h/g, ओके। अब हमको पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू, यहाँ पर स्पीड इन्होंने क्या दे रखा है? 2 gh। देखो ये कौन सी हॉरिजॉन्टल, और डिस्टेंस अपने पास क्या है? x है। टाइम अपने पास क्या है? अंडर रूट 2। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
तो क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2h और 2h कैंसिल, g से g कैंसिल, और कितना आ जाएगा सिर्फ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2h। देखा ओरली। तो इसमें लगभग कितने क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, मुश्किल से आधा घंटा लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा तुम लोग कोई कहानी पढ़ रहे हो। जिसने पढ़ लिया गुड, जिसने नहीं पढ़ा है ट्राई करे इसको, ठीक है। हर चैप्टर के एस एल अरोरा से आपको 3 चीजें करनी है। कितनी, एस एल अरोरा ऐसी बुक आपने परचेस नहीं करी है, ठीक है। पहला वेरी शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पढ़ना है, दूसरा एनसीईआरटी, और तीसरा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस और जेईई एडवांस के, ठीक है। कितनी चीजें करनी है, और इसके अलावा आप चाहो तो इसकी थ्योरी भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। एसटीबी से आपको सब कुछ सॉल्व करना, आप उसकी थ्योरी चाहे पढ़ सकते हो, उसके बाद उसके वो भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ से कंसेप्चुअल सबसे पहले पढ़ना, चैप्टर खत्म होते, चैप्टर पढ़ते पढ़ते साथ तो रहेगा, ठीक है। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन को पढ़ने में मुश्किल 1 घंटा याद पढ़ने में। एनसीईआरटी तो आपको करना ही है, इसलिए आपको एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है फिजिक्स की। इसमें पीवाईक्यू इसमें से अगर सॉल्व कर लोगे, इसमें दे रखे हैं, तो अगर शीट में सॉल्यूशन करते समय कुछ दिक्कत आई तो यहाँ पर रेफर कर सकते हो, फिर अपने क्लास में भी टाइम बच जाएगा। उसके बाद नहीं समझ में आया तो मैं तो हुई बताने के लिए, ठीक है। चलो, आपको मैं रोज रोज बार बार रिमाइंड कराते रहता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है एनएलएम। क्या है अपने पास, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। जिसमें फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ छोटी मोटी चीजें की। चलो, आप लोगों ने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, उस टाइम में आपने 9th क्लास में कैसे डिराइव किया था वो मैंने पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, ठीक है। वो ग्राफ से ट्रेपेजियम बताते हैं, उसके बाद डिराइव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्लास 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉ होते हैं, सबको पता है, एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखो कौन बताता है, चलो बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं ये मैकेनिक्स में आता है, या फिर क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स में ये सब चीजें आती है। हम जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे आगे चल के, जिसमें हम अब मॉडर्न फिजिक्स इतनी भी मॉडर्न नहीं कि अभी जो बनाई है फिजिक्स वो नहीं, बहुत पुरानी टाइम की बनी है, फिर भी उसको मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी चीजें जो जो हमको दिखती है, ऑब्जर्व होती है, उस पर जो भी चीजें यहाँ पर जो भी हम फोर्स पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल चीजों पे लागू होती है। जैसे मेरा हाथ है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो, तो ये सब चीजें क्लासिकल मैकेनिक्स में आती है। क्वांटम मैकेनिक्स या फिर जो हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं, वहां पर कहाँ चले जाते हैं, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके लेवल्स तक चले जाते हैं, ठीक। क्वांटम, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलो फटाफट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलो फटाफट, क्या है। कोई भी, हिंदी में बोल दो, इंग्लिश में, भोजपुरी, मराठी, जिसमें आती है उसमें बोल दो। 9th क्लास वाली बोल दो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हे भगवान, अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल इट इज, उसके ऊपर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई बाहरी फोर्स लगा के उसको आगे की तरफ चलाया नहीं जाए, है ना। ये क्या होता है, यही तो होता है फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कोई 9th क्लास में नहीं पढ़ रहे जो इतनी आसानी से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करके और निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन होता है, सबसे पहले तुमको स्टेटमेंट बताता हूँ, चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, वरना मैं लिखवा दूंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल acting on a particle is zero, ध्यान से सुना, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on a particle is, then and only the particle remains unaccelerated, that is remain at rest or moves
विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, अगर कोई पार्टिकल मान लेते हैं रेस्ट पे और इस पे जितना भी फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम, ऊपर की तरफ से फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ से फोर्स लग रहा है, तो देखो ये फोर्स ऊपर की तरफ से, ये फोर्स नीचे की तरफ से, इनका वेक्टर सम क्या आएगा, तब ये पार्टिकल क्या रहेगा, अनएक्सिलरेटेड रहेगा, मतलब इसका कोई एक्सिलरेशन नहीं होगा, कोई एक्सिलरेशन नहीं होगा। अनएक्सिलरेटेड मतलब नो एक्सिलरेशन, समझ में आया। अगर मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है, क्या कर रही है, कोई बॉडी मूव कर रही है, तो वो मूव ही करती रहेगी किसी सेम वेलोसिटी से, अगर उस पर जो फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम 0 है। समझ में आया। ओके, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो ध्यान से समझना, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये क्या डिफाइन करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन, क्या डिफाइन करता है, डिफाइन इनर्शियल, क्या, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तुम लोग को याद होगा 9th क्लास में जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है, इनर्शिया का क्या मतलब होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया क्या होती है ये भी सुन लो, इनर्शिया क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होती है, बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, लिख लेना सब कुछ, ये सब मैं लिखने वाला नहीं हूँ। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू, VIRTUE, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिमेन्स टू टेंस, by virtue of which it remains to tend, TENDS, tend, by virtue of which it remains to tend in rest और motion। अब हिंदी में समझना, इनर्शिया किसी भी प्रॉपर्टी की वो बॉडी है जिससे वो चाहता है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो मूव ही करना चाहता है। समझ में। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी बोलती है, इनर्शिया बोलती है कि अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो क्या चाहेगी कि मैं रुका ही रहूं, मतलब रेस्ट पे ही रहूं। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो क्या चाहेगी कि वो मोशन ही करती रहे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो बस का। अगर आप लोग बस में बैठे हो और बस अचानक से ब्रेक मारे, ठीक है, अगर बस चल रही है तो आप भी मोशन में हो बस के साथ में। ठीक है, अगर बस मूव कर रही है तो आप भी मोशन हो बस के साथ में। तो जैसे ही बस ने ब्रेक मारा तो बस क्या आ गई, रेस्ट में आ गई कि नहीं आ गई। हमारा जो नीचे वाला पैर था जो बस के सरफेस से, फ्लोर से टच हो रहा था, वो तो बस जैसे रुकी वैसे स्टॉप हो गया, लेकिन हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा था, सीट के ऊपर वाला हमारा अपर बॉडी, वो क्या अभी भी मोशन में है। तो वो इनर्शिया की वजह से क्या चाहेगा कि अभी भी बस रुक गई है लेकिन वो अभी भी चाहेगा कि वो मोशन में ही रहे, इसलिए बस रुकती है और हम थोड़ा आगे की तरफ चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी चाहती है इनर्शिया की वजह से कि हम अभी भी मोशन में रहे। समझ में, इसीलिए हम थोड़ा आगे की तरफ। अब देखते हैं इसका उल्टा एग्जांपल, जैसे बस अगर रुकी हुई है और स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ थोड़ा चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम जहां पर है वहीं पर है, बस आगे चली गई है। इसको और कैसे समझा जा सकता है, अगर बस रुकी हुई है, हम बैठे हैं बस के अंदर और बस में चलना स्टार्ट हुआ अचानक से, तो हम थोड़ा पीछे की तरफ चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता, हम क्या है उसी पोजीशन में है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हम क्या है उसी पोजीशन पे हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लेकिन बस आगे निकल गई है तो हमको ऐसा लगता है कि हम पीछे की तरफ खिसक गए हैं। समझ में, तो इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या डिफाइन करता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सुनना क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, एंड द फ्रेम, फ्रेम एनी विच, फोटो फ्रेम होता है ना उसी टाइप का कुछ फ्रेम, एनी फ्रेम विच इज एट रेस्ट और मूविंग, ऐसा कोई भी फ्रेम जो रेस्ट में है या मूव कर रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, with respect to another, with respect to another inertial frame is called inertial frame। अब देखो इसके डेफिनेशन में मैंने इनर्शियल फ्रेम को पहले ही यूज किया है। ठीक है, ऐसी कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है या मूव कर रही है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, समझ में, उसको क्या बोलेंगे हम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
या सीधा सीधा ऐसा समझो, ऐसा इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होंगे जहां पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जहां इनर्शियल वो क्या होते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वो क्या होते हैं, इनर्शियल फ्रेम होते हैं। याद रखना, मान लो एक गाड़ी चल रही है, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, तो गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी क्या है, कांस्टेंट है, गाड़ी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो आप किस फ्रेम में बैठे हो, इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो। किस फ्रेम में बैठे हो, इनर्शियल फ्रेम में। एक और एग्जांपल देता हूं, देखो मान लो आप लोग यहाँ पर हो, आप लोग कहाँ हो, रेस्ट में हो, आप कहाँ हो, रेस्ट में। तो ये कौन सा फ्रेम हुआ, ये जो फ्रेम होगा ये होगा इनर्शियल फ्रेम। कौन सा फ्रेम होगा, इनर्शियल फ्रेम, समझना। मान लो आप लोग चल रहे हो किसी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहे हो, तो ये कौन सा फ्रेम होगा, ये भी होगा इनर्शियल फ्रेम। ये कौन सा फ्रेम होगा, इनर, ठीक है। अब मान लो आप लोग चल रहे हो लेकिन एक्सिलरेशन है, क्या है, कुछ एक्सिलरेशन है। यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो एक्सिलरेशन जीरो होता है, याद है ना। तो ये जब भी आपका एक्सिलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या हो जाएगा, नॉन इनर, इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, ध्यान से सुनना, ये लिख भी लेना। इफ net force on a body is zero, if a net force on a body is zero, if net force on a body is zero, then all the frames in which the body is in equilibrium, then all the frames, if net force on a body is zero, एक बॉडी है जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, then all the frames in which the body is in equilibrium, then all the frames in which the body is in equilibrium will be inertial frame of reference, will be inertial frame of reference, will be inertial frame of reference. नेक्स्ट लाइन, ये एक हो गया। नेक्स्ट लाइन में ऐसे एरो बनाना और लिखना, दूस फ्रेम विच आर नॉट इनर्शियल, ऐसे फ्रेम जो इनर्शियल नहीं होते हैं, आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एक आसान भाषा में समझाता, ठीक है, एक बार वापस बोल देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक मिनट वेट, देखता हूँ शायद कुछ नहीं। ठीक है, मैं बोलता हूँ, एक बार वापस सुनना। इफ net force on a body is zero, then all the frames in which the body is in equilibrium will be inertial frame of reference. उसके बाद नेक्स्ट एरो में लिखना, नेक्स्ट लाइन में, those frames which are not inertial, ऐसे फ्रेम जो इनर्शियल नहीं है वो क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, ठीक है। देखो अब एकदम आसान भाषा में समझाता हूं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो पता है ना, मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ऐसा कोई भी फ्रेम जहां से हम किसी भी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे ग्राउंड फ्रेम होता है, लिफ्ट का फ्रेम होता है, तो ये क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब इसके आगे कुछ नहीं, एक वर्ड लग गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको लिख लेना, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच फर्स्ट लॉ इज वैलिड, ऐसा फ्रेम जिसमें बैठकर, या ऐसा फ्रेम ऑफ जिसका का फर्स्ट लॉ वैलिड हो, ऐसा नहीं हो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगे ही नहीं, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, समझना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यू वैलिड है उसको क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोलते हैं हम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देता हूं तुमको बढ़िया सा।
ठीक है, अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज इसमें फिर फोर्स का भी आ रहा है और फोर्स आएगा। तुमको फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है ना? मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल ये है, इसके पीछे भी लिख सकता हूँ, क्या बात है। देखो, मान लेते अपने पास ये टेबल है, एक ये अपने पास क्या है, टेबल, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज अ टेबल, अपने पास क्या है, टेबल है, ठीक है। ओके, ये जो टेबल है इसके ऊपर एक बुक रखी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक बुक रखी है ऐसी। ओके, अब देखना ध्यान से, हम इस बुक को अलग अलग जगह से ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। मान लो बुक के यहीं पर खड़े हो, आसपास ही कहीं अर्थ पे खड़े हो, कहाँ खड़े हो, मैं बोल रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आपको ये बुक क्या लगेगी, रेस्ट में लगेगी कि नहीं लगेगी? अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये बुक क्या लगेगी आपको, रेस्ट लगेगी। अरे बोलो हाँ कि ना, रेस्ट में लगेगी कि नहीं लगेगी? इसका एक्सिलरेशन देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इसका एक्सिलरेशन 0 होगा। हाँ भैया, जब चल ही नहीं रही है तो एक्सिलरेशन किस बात का, ठीक है। अगर मैं इस बुक के ऊपर बात करूं फोर्सेस की, इस बुक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स, तो भैया ये बुक है ना, अर्थ पे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक ग्रेविटी का फोर्स तो लग रहा होगा। हाँ भैया, ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ एफ जी लग रहा है, ठीक है। ठीक है, फोर्स टाइप से होता है, ठीक है। एक कांटेक्ट फोर्स वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। हाँ भैया, नीचे की तरफ एक फोर्स तो लग रहा है। और ये जो बुक है ये टेबल के ऊपर टिकी हुई कैसे है? मान लो ये मेरा टेबल है, ये जो पेज है इस टेबल के ऊपर क्यों है? नीचे की तरफ तो एक फोर्स लग रहा है, फोर्स हमको दिख रहा है, वो नीचे की तरफ इस बुक को, इस टेबल को नीचे की तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है नीचे की तरफ। तो ये जो बुक है वो नीचे क्यों नहीं चली जाती? तो क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं नीचे की तरफ जा रहा है? क्योंकि ये जो टेबल है ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। और ये जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, ये कांटेक्ट फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? कांटेक्ट फोर्स। ये टेबल के कांटेक्ट में है इसीलिए ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, टेबल के कांटेक्ट में है इसीलिए ये कांटेक्ट फोर्स जो कि नॉर्मल फोर्स है वो लग रहा है। समझ में आया? अगर मैं इसके कांटेक्ट में हूं, ये जो पेन है इस टेबल के कांटेक्ट में है, तो इस पेन के ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। क्यों? ड्यू टू कॉन्टैक्ट, ड्यू टू कॉन्टैक्ट। समझ में? कॉन्टैक्ट की वजह से फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स होता है? नॉर्मल। हवा में उठा लिया, कोई नॉर्मल नहीं लग रहा है। इस पेन को हवा में उठा दिया तो इसके ऊपर कोई नॉर्मल नहीं लग रहा है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं देखूं यहां पर, तो यहां पर नॉर्मल फोर्स और एफ जी फोर्स, इनका जो समेशन होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी तो ये यहाँ पर रुका हुआ है। मतलब अगर नॉर्मल फोर्स और यहाँ पर अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, मतलब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 0 आएगा, तभी तो ये यहाँ पर रुका हुआ है। मान लो इसमें से नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो गया तो ये बुक ऊपर की तरफ उठ जाएगी। मान लो ये फ्रिक्शनल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया तो नीचे की तरफ आ जाएगा, इस नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट एंड इक्वल है, अपोजिट एंड इक्वल है। इसीलिए अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0। मतलब नॉर्मल फोर्स जो है वो उल्टा है, नेगेटिव टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, लेकिन बस अपोजिट इन नेचर या साइन में अपोजिट है। ओके भैया, हमको यहां तक थोड़ा थोड़ा एकदम आ रहा है। चलो, क्या भैया अर्थ में बैठ के ही हम इनर्शियल फ्रेम बन सकते हैं? भैया एक एग्जांपल दो जिसमें हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात हम सब करेंगे, ठीक है। आपने सूडो फोर्स का नाम सुना है क्या? सूडो फोर्स का नाम सुना है क्या? ठीक है, बढ़िया। हम लोग सूडो फोर्स के बारे में ये सब बात करेंगे, चिंता मत करो। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे मोटे ये जो डेफिनेशन है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको इनर्शियल फ्रेम समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ की। एक एक बात याद रखना, लॉ आपको पता है क्या होता है? लॉ जैसे ग्रेविटेशनल लॉ हो गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो गए। तो लॉ क्या होते हैं? लॉ जो होते हैं ना, वो फिजिकल ऑब्जर्वेशन पे हमने डिराइव किए होते हैं। डिराइव में मतलब हमने ऑब्जर्वेशन कर रखा होता है, हाँ इस चीज पे ये लॉ काम कर रहा है, इस पे ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे न्यूटन जी
ऊपर से एप्पल गिरते हुए देखा तो हाँ नीचे की तरफ आ रहा है, क्यों नीचे की तरफ आया? तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ कुछ कंक्लूजन निकाले, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके उन्होंने लास्ट में जाके रिजल्ट निकाला, कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन निकाले कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशन की नाम का कुछ बनाया उन्होंने। ये लॉ कब बनेगा? जब ये पूरी दुनिया एप्लीकेबल है, जहां तक हम कुछ भी चीज फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वहां पर ये चीजें एप्लीकेबल हो रही है, ये जो कानून बनाया है वो एप्लीकेबल है, तो उस टाइम ये लॉ का रूप ले लेती है, मतलब कानून बन जाती है कि हाँ ये सब जगह वैलिड है। ग्रेविटेशनल लॉ लॉ क्यों है? क्योंकि ये दुनिया के हर हिस्से में लागू होती है, समझ में आया? ग्रेविटेशन लॉ लॉ क्यों है? क्योंकि ये हर यूनिवर्स की हर एक बॉडी पे लागू होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो इलेक्ट्रॉन पे लागू हो, ऐसा नहीं होता है, समझ में आया? कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, ऐसा नहीं होता है, समझ में आया? उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं, ठीक है। अभी सबकी बात करने वाला है। तो हम क्या बात कर रहे हैं अब? सेकेंड लॉ की। किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड लॉ की। जो सेकेंड लॉ है, यही लॉ है जिसने हमको फोर्स दिया। किसने? जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, यही वो लॉ था जिसने हमको फोर्स बताया कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। यही लॉ था जिसने हमको फोर्स के बारे में बताया। तो ध्यान से सुनना और लिख लेना इसकी डेफिनेशन। फोर्स, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू change of its momentum, its momentum नहीं, its linear momentum। क्या मैंने? net force of body, net force on a body, net force on a body is directly proportional to, ये किसका साइन है? proportional to rate of change, rate of change, rate of change जहां पर भी आता है वहां पर क्या आता है? डेरिवेटिव आ जाता है, याद रखना। rate of change of its लीनियर मोमेंटम, इट्स लीनियर मोमेंटम, ओके। ठीक है, क्या बोल रहा है? नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब एफ नेट, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इस लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम होता है इसको किससे दिखाते हैं? पी से, करते पी से। तो ये क्या होता है? डी बाई डी टी ऑफ इस लीनियर मोमेंटम, पी वेक्टर, समझ में? मतलब एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाय डी टी। समझ में आया कि नहीं आया? और ये बात याद रखना, जो एफ वेक्टर होता है प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी होता है, समझ में? अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो एफ वेक्टर हो जाएगा, इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर उस कांस्टेंट को हम क्या ले रहे हैं? इस कौन क्या ले रहे हैं? सी ले लेते हैं, वन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वन। तो यहाँ से हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? डीपी बाई डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीपी बाई डी ओके। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीपी बाई डी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया समझ में आ गया। अब तुमको 9th क्लास में तुमने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा होगा। जो मोमेंटम होता है वो क्या? मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी होता है। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मतलब पी की जगह क्या रख देंगे? एम। तो डी बाई डी इंटू एम अपॉन एम इंटू वी अपॉन डी टी, ठीक है। पी की जगह एम इंटू वी रख दिया, ठीक है। आगे देखना इसको, ठीक है। अब क्या तुमको पता है जो m होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। अरे मास ऑफ बॉडी क्या होता है? कांस्टेंट होता है कि नहीं होता? हाँ भैया कांस्टेंट होता है। मतलब m को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो m को बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा? m dv बाई डी टी। dv बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो f इक्वल्स टू एम ए। फोर्स का फॉर्मूला किसने दिया था? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने ही दिया था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये लिख लो। फुल स्पीड में स्पीड बनाए रखना, हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक है। अगस्त आने वाला है। चलो इतना टाइम तुम्हारे के लिए काफी है लिखने के लिए, ठीक है। तुम लोग इतनी तेजी से लिखा करो कि पेन से चिंगारियां निकलने लगे, ठीक है। चलो, तो किसी को कोई डाउट है? चलो तुमको यहाँ पर एक और मजेदार चीज बताता हूँ, आइंस्टाइन से रिलेटेड कुछ, ठीक है। चलो इसी में बताता हूँ, ध्यान से देखना।
देखना यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर साइड में बता रहा हूँ, ठीक। देखो इस इक्वेशन को उठा रहा हूँ मैं, इस इक्वेशन को उठा रहा हूँ, F इक्वल टू dmv/dt। ओके भैया, आपने बोला ना यहाँ पर कि जो मास होता है वो वेरिएबल नहीं होता, कांस्टेंट होता है। हम लोग जानते भी है कि हमारे शरीर का मास चेंज नहीं होता है, हमारे शरीर का वेट चेंज हो सकता है लेकिन मास चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, मैं वेट के बारे में बताऊंगा तुमको, बहुत सारी लगातार बताने वाला हूँ, तो जितना हो सके ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ यहाँ पर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो F इक्वल टू डी एम वी बाई एम इंटू वी बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पर भी आपने बोला कि जो M होता है मास मतलब कांस्टेंट होता है, वाई मास इज कांस्टेंट। अगर मास को हम वेरिएबल मान ले, भैया मास को वेरिएबल कैसे मान ले, मास वेरिएबल होता है क्या भैया, होता है तो कब होता है और कैसे होता है। तो ध्यान से सुनो, जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर पढ़ोगे आप लोग, इस बुक में दे रखा है, या फिर उनके बारे में और भी चीज पढ़ोगे, तो आइंस्टाइन जी ने ऐसा बताया था कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगे, इफ यू ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, अगर आप किस स्पीड से ट्रेवल करने लगे, स्पीड ऑफ लाइट से अगर आप ट्रेवल करते हो, तो जो आपका मास है ना वो चेंज होने लगेगा। ध्यान से सुनना, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगोगे तो आपका मास चेंज होने लगेगा, समझ में आया। लेकिन आज तक दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी नहीं है जो हमको स्पीड ऑफ लाइट दे, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करा, हम तो उसके आसपास भी नहीं भटकते। अरे स्पीड ऑफ लाइट कोई मामूली नहीं, और 1 मीटर पर सेकंड होता है, लगभग इसको करोगे तो कितना आएगा, 30 लाख मीटर पर सेकंड। ये कितना है, 30 लाख ही ना, देख लेना कितना आएगा, ठीक है। ओके, तो दुनिया है जो हमको स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करा पाए, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी 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 ह्यूज, तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करना बहुत आसान बात नहीं है। तो अगर मान लेते हाइपोथेटिकली कि अगर कोई बॉडी है जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है, तो उसका मास क्या करेगा, वेरी करेगा। क्यों, कि उन्होंने बताया, ठीक है, आइंस्टाइन जी ने। तो चलो वेरी कराते हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स जो होगा डीएम बाई डी टी, यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो डीएम बाई डी टी प्लस यहाँ पर आएगा वी डी एम बाई डी टी प्लस एम डीबी बाई डी टी, क्या आ जाएगा, एम डीबी बाई डी टी। ये इक्वेशन बनती है फोर्स की। फिर समझना है, ये देखो ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर देखो जो F होगा ना, यहाँ पर देखो v dm बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, प्लस m dv बाई डी टी, क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो देखो हमने जो पीछे वाला फोर्स निकाला था, फोर्स में सिर्फ ma था, क्या था, ma, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर v dm बाई डी टी एक्स्ट्रा आ गया है। समझना, ये तुम्हारे काम का नहीं है, नहीं कोई पूछने वाला, ठीक है, कभी ऐसे नॉलेज के लिए रख लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फोर्स है, उन्होंने बोला था कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करो तो आपका मास चेंज हो जाएगा, ठीक है, मास नॉट वेट। अगर मास चेंज होगा तो वेट तो चेंज होगा ही। ओके, चलो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस की। कितने टाइप की भैया फोर्सेस होती है, कितने टाइप की फोर्सेस होती है, तो किसकी बात करने वाले हम, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। किसकी, टाइप ऑफ फोर्स की अगर बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखना, इसमें हम मेनली 4 टाइप के फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। पहला जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो दूसरा है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, जो तीसरा होता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो चौथा होता है ये क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है, इनको हम बोलते हैं फोर्स, मतलब ये ज्यादा दूरी तक लगते हैं, क्या करते हैं, रेंज फोर्स होते हैं। और ये जो लिखा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। कौन से फोर्स होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स। समझ में, शॉर्ट रेंज फोर्स और लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या होता है, मैं मान लो ये क्या मेरी उंगली है, ये क्या एक बॉडी है, इसके पास कुछ मास है। अगर मैं इस बॉडी को मूव कर रहूंगा, ऐसे मूव करूंगा ना, तो यहाँ से लाखों करोड़ों अरबों मील दूर एक बैठा कोई भी तारा होगा ना, उसको डिस्टर्ब ना, मैं अपनी उंगली को नहीं मूव करा रहा हूं। समझ में, क्योंकि मेरे बॉडी और उस बहुवेटेड स्टार के ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। यहाँ पर मैं उंगली हिला रहा हूं तो आप लोगों के साथ भी मेरा इंटरेक्शन हो रहा। समझ में, आप लोग दूर बैठे हो तो इससे क्या हो, मेरा उंगली हिला, आपके और मेरे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। पर बैठा हूं तो मान लेते ये मेरे पास ये बॉक्स है ना, तो इसके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मेरे हाथ और इसके बीच, कैलकुलेटर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। भैया तो ग्रेविटेशनल फोर्स दिख क्यों नहीं रहा है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स, दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स होता है, समझना, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर।
ओके भैया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो एटम 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 के अंदर होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। एटम के अंदर ही लगते हैं, ये नहीं कि एटम के बाहर लगने वाले, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कहाँ लगेंगे? एटम के अंदर ही लगने वाले हैं। ओके भैया, हमको समझ में आ गया कि जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी भी आप लोगों ने पहले देखा होगा, मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये पहले ही पढ़ चुके हो, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। आप लोगों ने देखा होगा कि एक ब्लॉक है ऐसे, ये ब्लॉक ऐसे पड़ा हुआ है अर्थ के सरफेस पे, इसका कुछ मास होता है m, इसका कुछ क्या होता है? मास m होता है। तो आपने देखा होगा कि एक नीचे की तरफ फोर्स लगता है एफ जी, जिसको क्या बोलते हैं? एफ जी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ ही लगेगा, है ना, ये तो कॉमन सेंस है। और हम इसका आंसर क्या लिखते हैं? एम जी के इक्वल लिखते हैं। किसके इक्वल लिखते हैं? एम जी के। भैया ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एम जी क्यों होता है? और ये जो एफ जी है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। एफ जी बराबर एम जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। भैया कैसे? तो भैया यहाँ पर मास क्यों दे रखा है, इसका वेट क्यों नहीं दे रखा है? आज हम कुछ बात करते हैं वेट और मास की, ठीक है, हमारा सारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। वेट और मास की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वेट और मास, ठीक है। तुमने देखा होगा कि हमारा मास वेरिएबल नहीं होता, हमारा मास जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। वेट क्या होता है? जैसे जैसे ग्रेविटी, वेट किस पे डिपेंड करती है? ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे बदलेगी वैसे। भैया वेट होता क्या? ध्यान से सुनना, आप लोग को पहले शायद मैंने बताया कि नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन जो वेट होता है ना, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। वेट क्या होता है? वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। वेट क्या होता है? इज अ फोर्स। जो वेट होता है ना, इस तरीके का, समझना, वेट क्या होता है? एक तरीके का फोर्स होता है। एक बस तो एम जी आपने निकाला है, एम जी आपने जो एम जी निकाला है आपने, ये क्या है? ये वेट ही तो, आपका वजन जो है ये एम जी ही तो है। समझ में आ रहा? 44 केजी आपका वजन कितना है? 44 केजी। क्या 44 केजी किससे मिलके बना? आपके मास से, मतलब जो आपके मास और अर्थ की ग्रेविटी से मिलके बना हुआ है ये जो 44 केजी है, ये और कुछ नहीं है। ये आपका जो वेट है, ये फोर्स ही है। ये कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है जो अर्थ हमारी बॉडी पे लगाती है। वेट क्या होता है? वो फोर्स होता है जो अर्थ हमारी बॉडी पे, और उसी फोर्स को हम वेट का हैं, मतलब इतना केजी और उतना केजी। समझ में आया कि नहीं आया? तो जहां पर ग्रेविटी, जहां पर फोर्स का वेट, मून पे ग्रेविटी, वहां पर वेट कम हो। यहाँ पर जो फोर्स है वो किसका? अरे एक तो ये आवाज की प्रॉब्लम। ठीक है, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, अभी तक मैंने जो भी बताया वो समझ में आया ना? मैं वेट की बात समझ में आया ना? अरे बोलो, मैं वेट की बात कर रहा हूँ, आप लोग को वेट समझ में आया? वेट, व्हाट इज वेट? ठीक है, तो थोड़ा और, जो वेट होता है वो एक तरीके का फोर्स होता है जो अर्थ हमारे ऊपर लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो वेट है, ये एफ जी क्या होता है? वेट ही तो होता है हमारी बॉडी का, समझ में आया? तो इसका ग्रेविटी से मल्टीप्लीकेशन है, तो ग्रेविटी अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, अगर ग्रेविटी कम होगा तो फोर्स भी कम होगा, मतलब वेट कम होगा, फोर्स ही तो है। समझ में? तो मून पे क्योंकि ग्रेविटी कम है, मून पे क्योंकि ग्रेविटी कम है, तो हमारा वेट भी कम हो जाता है। जैसे पोल पे जो होता है, पोल है ना, ये इक्वेटर होता है, ये पोल होता है। तो पोल पे और इक्वेटर डिफरेंस होता है। यहाँ पर आपने सोना नापा, ये है क्या? यहाँ पर मान लो आपने सोना जाके नापा, ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटी मान लो कम है, तो यहाँ पर ग्रेविटी कम है, गोल्ड होगा, उसका वेट भी कम होगा। उस यहाँ पर
ये हो सकता है यहाँ पर अर्थ ग्रेविटी ज्यादा है, जैसे क्या होता है यहाँ पर वेट ज्यादा आएगा तो सोने की ज्यादा कीमत मिलेगी, ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है वेट के मामले के में। हमारा वेट कुछ और है, आता ज्यादा पोल पे हमारा वेट कुछ और होता है और इक्वेटर के आसपास हमारा वेट है। तो ये रही वेट जो होता है वो mg के इक्वल ही क्यों होता है, देखो ना, ग्रेविटेशनल जी ऑन आर स्क्वायर क्या होता है जी m1 m2 बाय आर, जो एफ होता है वो क्या होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता। ओके भैया, हमको समझ में आया जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं हम क्या ले रहे हैं, एल एम की सरफेस, कैपिटल एम सॉरी अर्थ का मास है, और जो स्मॉल एम है कैपिटल एम अर्थ का मास है, और जो स्मॉल एम है इस ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है। तो यहाँ पर m1 की जगह जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर दिख रहा है ये और कुछ नहीं, ये ग्रेविटी होता है। क्या होता है ये, ग्रेविटी। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा, जी इंटू एम, तो इसको क्या लिखूंगा एम इंटू जी। ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वो फोर्स जो अर्थ हमारे बॉडी के ऊपर लगा रही है, और ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है। देखो क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वेट ही तो होता है। समझ में आया क्या होती है, ये आप लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ोगे, जी एम बाय आर स्क्वायर ग्रेविटी होती है। इसको सॉल्व करो, यहाँ पर ग्रेविटी का वैल्यू रखो, यहाँ पर मास ऑफ अर्थ रखो, यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ रखो, सबको सॉल्व करो तो जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमको बताओ वेट समझ में आया कि नहीं। अरे बोलो नलाय को, वेट आया कि नहीं समझ में। तो पूछ नहीं है, अरे बोलो ना वेट आया कि नहीं समझ में। आ गया पक्का, ठीक है। इसमें से अगर कुछ लिखना है तो लिख लो, वरना हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ प्रस्थान करते हैं। लॉ ऑफ मोशन की तरफ, ठीक है। ओके भैया, हमको वेट का डाउट था ना, वो बहुत पहले से था, आज क्लियर हो गया वेट। चलो ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे आसान मोशन जो बच्चों को आसानी से याद होता है भैया, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। फॉर ईच लिख लो, आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो, ठीक है। फॉर ईच एंड एवरी एक्शन, फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल reaction but in opposite direction. For each and every action there is equal reaction but in opposite direction, एक्शन रिएक्शन जो पेयर होता है, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। एक्शन किसी और बॉडी पे होगा तो रिएक्शन किसी और बॉडी पे होगा, ये नहीं कि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे हो जाए, ऐसा नहीं होता, समझना। फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हर एक एक्शन के लिए इक्वल रिएक्शन होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, एक्शन रिएक्शन always act on different bodies, always act on different, हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे। समझ में आया कि नहीं आया, ओके भैया समझना। चलो एक तुमको एग्जांपल देता हूं, तुम लोग बताओ का एग्जांपल है कि नहीं।
तुम लोगों ने महात्मा गांधी, अरे गांधी जी के बारे में तो सुना ही होगा ऑब्वियसली। अरे हमारे फादर ऑफ नेशन है नालायको। अरे सुना है कि नहीं सुना है महात्मा गांधी जी के बारे में? सुने हो ना तो बोलो ना भैया, सुने हैं, हमारे पिताजी हैं, मतलब फादर ऑफ नेशन है, सॉरी गलती से। ठीक है, तो जब गांधी जी ने एक डायलॉग, एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दिया करो। गांधी जी ने क्या बोला था, अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दिया करो। बताओ ये एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि नहीं? अगर कोई मेरे को एक थप्पड़ मारेगा तो मैं भी उसको एक थप्पड़ मारूंगा, तभी तो ये लॉ वैलिड होगा। उसने मेरे को एक मारा, मैं भी उसको एक मारूंगा, तभी तो लॉ वैलिड होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। ऐसा भी वो मारा तो उसको नहीं लगा क्या? हाँ, क्या बात है, उसने अगर हमको मारा, उसने हमको मारा तो गाल पे मारा, ठीक है, गाल पे कहीं पर भी मारा, गाल हमको सामने अच्छा दिखता लाल लाल, ठीक है, तो गाल पे उसने मारा तो उसके हाथ पे हमारे गाल ने अपोजिट रिएक्शन दे दिया है पहले ही, ठीक है। तो कोई आपको मारे तो उसको एक और थप्पड़ नहीं मारने का, ठीक है। तो गांधी जी का जो लॉजिक था ना, वो ये लॉजिक था कि कोई आपको मारे तो उसके लिए आपको दूसरा गाल आगे क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसने हमको मारा और हमने उसको उसके अपोजिट रिएक्शन पहले ही दे दिया है। उसने मारा और हम उसको वापस मारे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई आपको मार खाते जा रहे तो ठीक है, कहीं पर सहना चाहिए और कहीं पर नहीं सहना चाहिए, ठीक है। घर पे सहना चाहिए, बाहर नहीं सहना। नहीं ऐसा नहीं है, घर पे भी सहना चाहिए, जरूरी नहीं है घर पे सहना चाहिए, वो देख के सिचुएशन देख के सहना चाहिए, देखना चाहिए हाँ मतलब कुछ लग रहा है कि समझ जाओ ना तुम लोग। चलो फोर्स है, किसके बारे में पढ़ेंगे? फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी। अर्थ ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के कारण जो जो फोर्स लगते हैं वो कौन कौन सा है। पहले तुमको एफ जी बता चुका, एफ जी इक्वल टू एम जी, एफ जी इक्वल टू एम जी। एम ए होता है कि नहीं होता, तो एक ही जगह पर जी रख दो तो एफ है, ठीक है। ओके, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो जो फोर्स लगता है, वो जो सबसे पहला फोर्स है वो कौन सा है? फोर्स, ये पहला पार्ट है इसका, ये कौन सा फोर्स है? एफ इक्वल टू एम जी। हम अलग अलग फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? एफ जी इक्वल टू एम जी के इक्वल। जो सेकेंड फोर्स है, मैं सारे फोर्स के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है फटाफट। जो सेकेंड फोर्स है ये नॉर्मल फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये? नॉर्मल फोर्स, ओके। देखो एक बात याद रखना, जो फोर्स होता है ना उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि वो फोर्स कहां पर लग रहा है, वो फोर्स कहां, ये इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे इसको एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये खड़ा हो जाए तो अच्छी बात है, पता नहीं इसको क्या हो जाए, कुछ और लेते हैं, ठीक है। इसको देखो, ये देखो, ये क्या है? ये प्रिज्म है, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा, ये मेरी उंगली है, इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ठीक है, तो इसका कॉन्टेक्ट, जहां जहां इसका कांटेक्ट होगा वो अलग अलग होगा, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग होगा। मान लो यहाँ पर अगर मैं एकदम बॉटम में फोर्स लगाऊं, अगर मैं एकदम बॉटम में फोर्स लगाऊं तो देखो ये आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही ऊपर उंगली करेगा। अपनी ऊपर लेके आऊं और यहाँ, तो यहाँ पर फोर्स लगाओ तो ये क्या कर जाएगा? इसको बोलते हैं टॉपल करना। क्या बोलते हैं इसको? टॉपल। ये देखो यहाँ से ऐसे टॉपल कर जाएगा, समझ में आया कि नहीं? घर में अलमारी अलमारी होता है ना, उसको खिसकाना होता है तो ये नहीं कि नीचे से पकड़ के ऐसे खिसकाता है, उसको ऐसे अगर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करना होता है, इसको ऊपर से फोर्स लगाता है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो सब यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, आगे सीधा बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी। अर्थ ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है वो एमजी होता है, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, हमेशा नीचे की तरफ। जो नॉर्मल फोर्स होता है, तो when two surfaces when two surfaces when two surfaces are in contact, जल्दी जल्दी लिख लो आप लोग, ये डेफिनेशन लिखो, नॉर्मल फोर्स की डेफिनेशन क्या है? when two surfaces are in contact when two surfaces are in contact they push each other. When two surfaces are in contact they push each other perpendicular to the surface. Surface perpendicular to the surface. When two surfaces are in contact they push each other perpendicular to the surface. This push, ये जो push है,
जो धक्का है, दिस पुश इज नॉर्मल फोर्स। इसी पुश को क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। आप लोगों ने फ्रिक्शन भी पढ़ लिया होगा कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन लगता है ना, वो जो फ्रिक्शन होता है वो भी क्या लगता है? मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट की वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे, अभी देखो यहाँ पे। इन सच अ वे फ्रॉम ईच अदर इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। जो नॉर्मल फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बस इतना ही रहने दो, इतना काफी है। व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट दे पुश ईच अदर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देयर पुश इज नॉर्मल फोर्स। और इनका जो पुश होता है यही क्या होता है? नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, देखो मान लेते हैं ये अपने पास एक ब्लॉक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पर ये सरफेस है, तो ब्लॉक क्या करेगा? इस सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब mg फोर्स लगाएगा। ये जो सरफेस है ये कांटेक्ट में तो नहीं, ये हवा में नहीं है, ये कांटेक्ट में, मैंने थोड़ा दूर बनाया ताकि दिखा सकूं, ठीक है। ये जो सरफेस है ये इसके ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ये जो नॉर्मल फोर्स होता है ये mg के ही इक्वल होता है। तो जो नॉर्मल फोर्स होता है वो उसकी वैल्यू भी कितनी होती है? mg। नॉर्मल की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी? mg, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। इसके बाद जो होता है, जो थर्ड फोर्स होता है, इसको बोलते हैं हम टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंशन फोर्स। बहुत बच्चों को टेंशन हो जाती है इसको देख के, ठीक है। टेंशन फोर्स, ठीक है। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नॉर्मल फोर्स होता है ना, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। जो नॉर्मल फोर्स होता है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है, ठीक है। अब टेंशन फोर्स लिख लो, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। जो टेंशन फोर्स होता है इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। पुलिंग नेचर, ये जो होता है, ये जो टेंशन फोर्स होता है ये पुलिंग नेचर का होता है। अब एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को फोर्स, एक दूसरे को क्या करेंगे? खींचेंगे, ठीक है। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एंड ऑफ पुलिंग नेचर। ये कौन सा नेचर का होता है? पुलिंग, PULLING, पुलिंग नेचर। एंड पुलिंग नेचर, it always it always क्या? act it always it is electromagnetic in nature and of pulling nature, and of pulling nature, it always acts it always acts along the string. It always acts along the string and away from object, and away from object। मतलब ये ऑब्जेक्ट से हमेशा दूर लगेगा और पुलिंग नेचर का होगा। और ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी रस्सी, स्ट्रिंग यानी क्या होती है? रस्सी, और स्ट्रिंग के अलॉन्ग लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल के बिना कुछ समझ में आने वाला नहीं है, तुम नादान बालक हो एकदम, ठीक है। जो टेंशन फोर्स होता है वो पुलिंग नेचर का होता है, ये स्ट्रिंग के अलॉन्ग लगता है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर लगता है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर लगता है। ओके भैया देखो ध्यान से, यहाँ पर मान लेते हैं अपने पास एक ब्लॉक है, अपने पास एक ब्लॉक है, ये एक दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। ये दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं। ये जो ब्लॉक है सेकेंड वाला, इसको मैं इधर की तरफ एक फोर्स लगा के खींच रहा हूँ, इस ब्लॉक को खींच रहा हूँ। तो क्या इससे जो पीछे वाला बॉक्स बंधा हुआ है ये भी आगे की तरफ खींचेगा? क्यों खींचेगा? क्योंकि ये रस्सी में एक फोर्स है जो एक टेंशन फोर्स होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर टेंशन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा भैया? इस डायरेक्शन में लगेगा। आगे पीछे दोनों। लिखा अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, क्या लिखा? अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट से अवे टेंशन फोर्स लगेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है इससे अवे, मतलब इधर की तरफ टेंशन फोर्स लगेगा। समझ में आया? तो अवे का मतलब ये होता है टेंशन फोर्स ऐसे लगते हैं, ठीक है। समझ में आ गया तुमको? हम जो जो फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे, जो जो तुम्हारे लिए अभी जरूरी है, मैंने वो सारी फोर्सेस लिखवा दी, उनका मतलब समझा दिया। अब हम बात करते हैं आगे FBD की। किसकी बात करते हैं? FBD, ठीक है। किसकी बात करना है? ये जो होता है, तुमने देखा कि जो बच्चे होते हैं ना वो मिठाई के डब्बे से रस्सी बांध कर उसको खींचते हुए लेके जाते हैं, ठीक है, वो देखा है ना? बच्चे मिठाई के डब्बे में कुछ बांध, मेरी गाड़ी आ गई, मेरी गाड़ी आ गई, तो उसमें जो फोर्स लगता है ना, हाँ भैया हम गुल्ली डंडा खेलते थे, गाड़ी ओड़ी तो मतलब बहुत छोटी, ठीक है। अब हम बात करने वाले FBD की। किसकी बात करने? हम भैया कंची खेलते थे, वो कंची नहीं होता ऐसे, कंची कंची न्यू, वो खेलते थे भैया। इसमें चीची करने वाली बात क्या है? हम नहीं करेंगे। कं,
कंची खेलना चीची बात वाली कैसे हुई? कैसे नालायक लोग खेलना को चीची बोलते हैं। एफबीडी, एफबीडी मतलब एफ मतलब होता है फ्री बॉडी, डी मतलब होता है डायग्राम। एफबीडी मतलब, हाँ तुमको यही याद रहेगा एफबीडी बस। अब देखो एफबीडी में बताऊंगा, उससे पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ, ट्रांसलेशन मोशन। क्या बता रहा हूँ? ट्रांसलेशन मोशन। एफ बताने से पहले एक और चीज सुन लो, ट्रांसलेशन मोशन होता क्या है। पॉइंट ऑफ अ बॉडी, ध्यान से सुनना, मैं लिख भी देता हूँ। all the point of a body have a same velocity, displacement, acceleration समझ में? का मतलब होगा कि पॉइंट है बॉडी के अंदर, उन सब का एक सेम वेलोसिटी होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट होगा और सेम एक्सीलरेशन होगा। कैसे? एग्जांपल देखो तो वो समझो। वेरी ठीक है, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अपने पास एक बॉडी है, ये क्या अपने पास एक बॉडी है, ठीक है। इसको मैं उठाकर इस बॉडी को उठा के मैं यहाँ पर लेके गया, इस बॉडी को उठा के यहाँ पर ले गया किसी v वेलोसिटी से। ये जो बॉडी कितने लाखों अरबों करोड़ों और बहुत सारे मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम से मिलके बना है। मतलब यहाँ पर जितने भी एटम है ना, एटम की वेलोसिटी आगे की तरफ v हो गया, इस v, इस पॉइंट की वेलोसिटी v, इस पॉइंट की वेलोसिटी v, इस पॉइंट की वेलोसिटी v। मतलब यहाँ पर जितनी होगी, इसी को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसलेशन मोशन। जब ये पॉइंट उठा के यहाँ पर गया तो ये पॉइंट भी उठा के यहाँ पर गया, मतलब इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ये रहा होगा, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ये, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ये, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ये, इस पॉइंट, मतलब सबका डिस्प्लेस सेम होगा, सेम होता है, और सबका एक्सीलरेशन भी सेम होगा। इसी को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसलेशन मोशन। बोलो ट्रांसलेशन मोशन समझ में आया क्या नहीं है? बोला आया? ठीक है, तुम लोग बड़े जल्दी जल्दी समझ रहे हो यार। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एफबीडी होता क्या है? एफबीडी जितने, मान लो व्यक्ति चिपक के बैठा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, तो एफबीडी क्या कहता है कि इस ए फोर्स लग रहा है उसको अलग से दिखा दो। ये ऑब्जेक्ट पहले सिस्टम पहचानो कि आपको किस ऑब्जेक्ट पे बताना है। ए पे बनाना है तो ए बताओ, बी पे बताना है तो बी बनाओ, समझना? तो ए पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, देखो ये जो बी वाला है ए पे फोर्स लगाएगा एक इधर की तरफ, ए के ऊपर एक नीचे की तरफ एमजी लगेगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगेगा। तो ए के ऊपर जितने भी फोर्सेस है उसको एक अलग से डायग्राम में दिखाना ही को क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी। फ्री हो गया, यहाँ पर ये देखो इसको फ्री कर दिया, और इस बॉडी का मैंने डायरेक्ट नेट फोर्स डायरेक्शन में लग रहे थे, जैसे लग रहे थे वैसे मैंने, इसी को क्या बोलते हैं हम? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए जो पहला स्टेप है वो देखना। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा डिफाइन योर सिस्टम। अपने सिस्टम को सबसे पहले डिफाइन करो कि आपका कौन सा सिस्टम है, आप किस सिस्टम पे, किस सिस्टम का एफबीडी बनाना चाहते हो। डिफाइन योर सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम can be anything, system can be anything satisfying the condition of translation motion। तो सिस्टम वो कुछ भी हो सकता है जो ट्रांसलेशन मोशन शो करता हो। सिस्टम वो कुछ भी चीज हो सकता है जो मोशन शो करे ना। तो सबसे पहले अपना सिस्टम पहचानो, क्या का एफबीडी बना रहे हो। उसके बाद सिस्टम क्या होता है? वो चीज है ट्रांसलेशन मोशन शो करे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप वो क्या कहता है? उसके बाद जो अपना नेक्स्ट स्टेप है वो कहता है सेकेंड, नाउ कंसीडर दैट सिस्टम एस अ पॉइंट। अब उस सिस्टम को एक पॉइंट मान लो, पीटी मतलब पॉइंट, एंड नाउ कंसीडर दैट सिस्टम
as a point and show all the forces acting on it in the arrow notation, in the AEROW arrow notation। ठीक है, अब उस सिस्टम को कंसीडर करो ऐसा पॉइंट एंड सिस्टम के ऊपर लग रहे हैं सबको एरो के साथ दिखा दो। एरो क्या बताएगा? उसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, बोलो एफबीडी के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ पता चला क्या? चलो एक बढ़िया सा एग्जांपल करते हैं। ठीक है, आ जाओ एक बढ़िया सा एग्जांपल करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक ये अपने पास क्या है, हिंज है, यहाँ पर एक रस्सी है। इस रस्सी से मैंने क्या लटका रखा? एक ऑब्जेक्ट को लटका रखा जिसका मास m है। जिसका मास क्या है? m है। हाँ भैया समझना, ये दीवार है, दीवार से एक रस्सी है लटका रखी है। इस रस्सी का कोई मास नहीं है। अभी हम जो रस्सी पढ़ेंगे वो मासलेस स्ट्रिंग होगी। यहाँ पर ये जो रस्सी होगी ये क्या होगी? मासलेस। ठीक है, ठीक है, मास वाली रस्सी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम कौन सी रस्सी पढ़ रहे हैं? मास लेस। ठीक है, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। किसको स्टार्ट कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम केसेस को स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि उसके जो नेट फोर्स है वो 0 हो या फिर वो दोनों तरफ बैलेंस हो। मतलब ये क्या अपने पास ये जो मास है ये एकदम जहां पर है वहीं पर है, ना ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, याद रखना मैं इक्विलिब्रियम को कैसे लिखूंगा? EQLBRM। आप लोग भी ऐसे लिखना शॉर्ट फॉर्म इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आ जाओ इस पे ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा होगा। भैया ऐसा है ना कि इसका कुछ मास है, मास है तो नीचे की तरफ को ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लगेगा भैया नीचे की तरफ? mg। मैं बार बार F इक्वल टू mg नहीं लिखूंगा, सीधा mg लिखूंगा। मतलब नीचे की तरफ क्या लगेगा भैया? mg। हाँ भैया mg लगेगा। ध्यान से देखो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स लगता है भैया? टेंशन फोर्स लगता है स्ट्रिंग के अंदर। तो कहाँ लगेगा भैया? अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है इससे ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा। हाँ भैया टेंशन लगेगा। भैया ये किस में है? ये जो पूरा हमको सिस्टम दिख रहा है ये भैया हमारा इक्विलिब्रियम में। हाँ भैया इक्विलिब्रियम में है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि T माइनस mg इक्वल टू 0। नहीं भैया हमको नहीं समझना, आपने कैसे बोल दिया T माइनस mg इक्वल टू 0? देखो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, जो टेंशन फोर्स होगा और जो mg फोर्स होगा ये दोनों इक्वल होंगे। mg फोर्स इक्वल है। हाँ भैया इक्वल है, मतलब मैं टेंशन माइनस mg इक्वल टू 0। mg को उठा के ले लेके आओ, तो टेंशन माइनस mg इक्वल टू 0। तो ये देखो टेंशन क्या है? एक तरीके का फोर्स है। mg क्या है? एक तरीके का फोर्स है। तो देखो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इक्वल टू 0। मतलब नेट फोर्स, यहाँ पर दो ही फोर्स लग रहे हैं ना, एक टेंशन फोर्स लग रहा है एक mg फोर्स लग रहा है। मतलब यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो 0 है, मतलब इक्विलिब्रियम का केस है। हाँ भैया हमको आ गया कुछ कुछ समझ में। चलो इससे थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते, थोड़ा तुम्हारे दिमाग को क्लिक करवाने की कोशिश करते। देख लो अब मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? इंक्लाइन प्लेन। ओके भैया आपने इंक्लाइन प्लेन बना दिया। यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पर एक ऐसे रस्सी बना रखी है और यहाँ से मैंने एक रस्सी बांध कर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लटका रखा है जिसका मास क्या है? जिसका मास m है। जिसका मास क्या है भैया? m है। ओके हमको कुछ कुछ समझ में आ गया। ओके भैया हमको कुछ कुछ समझ में आ गया। ठीक है, ये क्या एकदम ऐसा परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो आ जाओ इस बॉडी का हम एफबीडी बनाते हैं। इस बॉडी का हम लोग क्या बनाएंगे? एफबीडी। हाँ भैया एफबीडी बनाओ। तो देखो चाहे बॉडी ऐसे लटके, एम कुछ ऐसे लिखा हो, चाहे बॉडी ऐसे लटके, एम जी तो हमेशा नीचे की तरफ एकदम स्ट्रेट ही लगेगा। कैसे लगेगा? एम जी हमेशा नीचे की तरफ स्ट्रेट लगेगा। तो ये जो बॉडी है ना इसका भी mg कहाँ लगेगा? इसका भी mg एकदम स्ट्रेट नीचे की तरफ लगेगा। क्या लगेगा? एकदम नीचे की तरफ स्ट्रेट mg लगेगा। समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। यहाँ पर देखो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इंक्लाइन प्लेन का जो सरफेस है ये ऊपर की तरफ एक क्या लगाएगा? नॉर्मल। मैंने नॉर्मल बोला था, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। देखो सरफेस के परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाँ भैया एंगल बन रहा है। यहाँ पर देखो
अगर मैं इस mg का कंपोनेंट लूंगा तो इस नॉर्मल के डायरेक्शन में आएगा एक, और एक इस डायरेक्शन में आएगा। हाँ भैया, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा। समझना है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो अगर mg का इसके अलावा कंपोनेंट लूंगा तो क्या आ जाएगा, mg cos थीटा। क्या आ जाएगा, mg cos थीटा। अगर mg का इधर कंपोनेंट लूंगा तो क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। हाँ भैया, हमको समझना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो रस्सी है, रस्सी में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, भैया टेंशन फोर्स लग रहा होगा। हाँ भैया, टेंशन फोर्स लग रहा हो तो यहाँ पर लगा दो टेंशन फोर्स। यहाँ पर देखो टेंशन फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा। हाँ भैया, टेंशन फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन फोर्स। मैंने क्या बोला, ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है। क्या है यहाँ, ये बॉडी जो है वो कहा इक्विलिब्रियम में है। भैया इक्विलिब्रियम में, अच्छा इक्विलिब्रियम तो हमारा फेवरेट केस है। देखो कैसे, देखो ये जो नॉर्मल फोर्स है ये ऊपर की तरफ लग रहा है, mg cos थीटा नीचे की तरफ लग रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नॉर्मल माइनस mg cos थीटा ये क्या होगा, जीरो। अरे नॉर्मल माइनस mg cos थीटा इक्वल टू जीरो। समझना। इसी तरह देखो, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, mg sin थीटा नीचे की तरफ, तो मैं बोल सकता हूँ टेंशन माइनस mg sin थीटा इक्वल्स टू जीरो। ये दो यहाँ से केस बन गए। अगर यहाँ से नॉर्मल निकालने के लिए बोले, टेंशन निकालने के लिए बोलो, कुछ भी हम निकाल सकते हैं। अभी सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। बताओ, क्या यहाँ से एफबीडी बनाने आया आपको, फोर्सेस को ऑब्जर्व करना आया कि नहीं आया। लिख लो फटाफट। तो तुम लोग को कैसा लग रहा है, तुम लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। भैया हमको कभी कभी अपने आप पे शक होने लगता है, क्या हम निकाल पाएंगे। भैया बहुत हार्ड भी लगता है, इतना सारा मेहनत करना पड़ रहा है। याद रखना, यही मेहनत तुमको 2 साल बाद इतना आसान लाइफ देगा जितना सोच नहीं सकते हो। बस 2 साल ही तो है, 2 साल में भी अब आधा टाइम तो निकल गया, ठीक है। अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मजा आएगा, एकदम मजा। घर में इक्विलिब्रियम के केसेस करते रहे, वो पंखा लटक रहा है, पंखा के ऊपर नीचे की तरफ, अच्छा हवा में लटक रहा है, नीचे की तरफ एक mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा। अच्छा इस टेंशन, ठीक है। तो कभी सोचना, अगर टेंशन जी धोखा दे दे तो पंखा तुम्हारे सर पे आके गिरेगा सीधा, ठीक है। या फिर mg ज्यादा हो गया और टेंशन कम हो गया तो फिर तो तुम्हारा सर फूटना तय है। तो बच के रहना घर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और सवाल करते हैं हम लोग। सिर्फ अभी ऑब्जर्व एफबीडी बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तुम लोग को आता है फिर भी मैं बनवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये एक टेंशन है, ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर ये एक दूसरी स्ट्रिंग है, ठीक है। ये दूसरी स्ट्रिंग है, ओके, ठीक है। यहाँ पर एक और बॉडी लटका हुआ है जिसका मास m है, ओके। यहाँ पर देखो थीटा है, थीटा है, ओके। यहाँ पर ये जो टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, ये कौन सा टेंशन है, ये T1 टेंशन है। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है ये T2 टेंशन है, ओके। तो बताओ यहाँ पर T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी, T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं करवाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मास m है, तो क्या नीचे की तरफ भैया mg लग रहा होगा, हाँ भैया नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। यहाँ पर कुछ टेंशन लग रहा होगा, हाँ भैया यहाँ पर टेंशन लग रहा होगा, जिसको मैं t बोल दूं, हाँ भैया यहाँ पर t लग रहा होगा। जो t होगा क्या mg के इक्वल होगा, हाँ भैया ये t लिख रहा है ये किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो भैया नीचे की तरफ एक mg लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg। देखो इस पॉइंट से देखो, ये वाला
इस ब्लॉक से ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, इस पॉइंट से नीचे की तरफ टेंशन लग रहा हो, ये जो दोनों टेंशन है वो सेम ही है, ये जो दोनों टेंशन लिखा है इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा हो यहाँ से यहाँ तक, हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू mg के इक्वल होगी। मतलब एक नीचे की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट से देखा जाए वो mg लग रहा है। यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रिंग है, इधर की तरफ एक टेंशन फोर्स लग रहा है T1, इधर की तरफ एक टेंशन फोर्स लग रहा है भैया T2, इनके बीच का एंगल हमको कुछ दे रखा है, ये एंगल भी थीटा दे रखा है, ये एंगल भी कुछ थीटा दे रखा है। हाँ भैया हमको कुछ कुछ तो आ रहा है समझ में। ओके देन अब ध्यान से देखो, ये देखो अगर मैं इस T1 का क्या करूं, कंपोनेंट करूं, क्योंकि टेंशन क्या है, एक तरीके का फोर्स है, तो अगर इसका कंपोनेंट करूं तो ऊपर की तरफ क्या आएगा भैया, ऊपर की तरफ आ जाएगा T1 cos थीटा, क्या आ जाएगा T1 cos थीटा, ठीक है, क्या आ जाएगा T1 cos थीटा। ध्यान से देखो इधर की तरफ क्या आ जाएगा T1 sin थीटा। ओके भैया, ये देखो अगर इस T2 का कंपोनेंट करूंगा तो T2 का कंपोनेंट भी इसी के अलॉन्ग आएगा, वो क्या हो जाएगा भैया, इसमें जोड़ दो, क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा T2 cos थीटा। इस T2 का इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा T2 sin थीटा। देखो T1 और T2 sin थीटा एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, तो ये इधर जा रहा है ना ये इधर जा रहा है, एकदम बीचों बीच में है। इसका क्या मतलब है, जो ये T2 sin थीटा है, T2 जो sin थीटा है, ये T1 sin थीटा के क्या है, इक्वल है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का केस है। यहाँ से हमको पहली इक्वेशन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, यहाँ से sin थीटा कैंसल, जो T2 इक्वल टू T1, मतलब T1 और T2 क्या है, इक्वल। अब ध्यान से देखो, ये जो T1 cos थीटा है और ये जो T2 cos थीटा है, ऊपर की तरफ लग रहे हैं और नीचे की तरफ mg लग रहा है। देखो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से cos थीटा कॉमन लो, इन दोनों में से cos थीटा कॉमन लिया, हाँ भैया cos थीटा कॉमन ले लो, बचेगा क्या T1 प्लस T2। ये जो होगा, ये जो ऊपर वाला फोर्स है, ये mg के इक्वल, हम में या तो पॉजिटिव y होगा, नहीं तो नेगेटिव y होगा, नहीं तो नेगेटिव एक्स होगा। इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है, ये सबसे आसान, ठीक है। T2 किसकी हुई है ना, ये फोर्स ऊपर की तरफ है, ये फोर्स नीचे की तरफ है, दोनों इक्वल, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये पॉइंट है। अच्छा भैया, ये जो T1 और T2 है ना, ये दोनों क्या इक्वल है, ये जो T1 और T2 क्या है यहाँ पर इक्वल है, समझ में। हमको यहाँ पर सिर्फ FBD बनाना था और कुछ नहीं, तो हमने इक्वेशन भी यहाँ से निकाल ले। यहाँ पर T1 T2 भी तुम लोग रख सकते हो चाहो तो। हमको क्या करना था, सिर्फ FBD बना के देखना था, हमने FBD बनाया, ऑब्जर्वेशन किया, ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन बनी, और कुछ नहीं। हमको ना T1 निकालना, अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। ओके देन चलो एक सवाल लास्ट, ठीक है। यहाँ पर एक पुली लगा रहा हूँ, यहाँ पर देखो, पर ये क्या पुली, ये आप लोगों ने एडवुड मशीन का नाम सुना है क्या, कल पढ़ेंगे हम एडवुड मशीन, ठीक है। यहाँ से एक मैंने ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, यहाँ से लटका रखा है। अरे पुली देखा है ना, वो कुएं में से पानी निकालते हैं, वो वाला पुली। यहाँ पर एक दूसरा मास लटका रखा है, जिसका मास क्या दे रखा है 5 kg, कितना दे रखा है 5 kg। ये एंगल कितना दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री, ये एंगल कितना दे रखा है 53 डिग्री, कितना दे रखा है 53 डिग्री। फाइंड एम, फाइंड एम, आपको ये एम निकालना है, सो डेट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। आपको ये एम निकालना है ताकि ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में हो सके, रह सके, ठीक है। ये सिस्टम कहाँ रह सके, इक्विलिब्रियम में। तो ये लिखना स्टार्ट करो, पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर उसके बाद ये लिखो।
तो तुम लोग खाना वाना खा के आए हो कि नहीं? यार, अभी ब्रेक में खाना खा लिया करो फटाफट, ठीक है? मेरे को अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि बेचारे, मतलब बेचारे बालक, इनको मतलब मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ, खाना खा के भी नहीं। ठीक है, तो वो बेचारापन वाला फील आता है, तो खाना वाना खा के आया करो, ठीक है? तरस तरस आती है। ठीक है, तो अभी ब्रेक है, तो आराम से खा लो फिर। ये होमवर्क में कर लेना, ठीक है? ये होमवर्क में जल्दी खा के मेरे को मिलो 2:35 पे। कब मिलोगे? 2:35 पे, ठीक? ओके, एंजॉय। ये सब लिख लिया ना कि बाकी है? ओके, एंड करूँ? हो गया।